So hello students, let's start our next part. Next part, last lecture को हमने पेपर डिस्कशन का हाफ पार्ट देखा था अप टू 22. We have solved the question up to 22. उसके आगे का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 23. ओके, क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है देखिए, the frequency of light wave in a material is 2 into 10 raised to 14 hertz. ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 2 into 10 raised to 14 hertz. ओके, यहां से सॉल्व करता हूं, जस्ट मिनट. क्वेश्चन 23, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 2 into 10 raised to 14 hertz फ्रीक्वेंसी दिया है. ओके, एंड इन द सेम क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन 23, वेवलेंथ भी दिया गया है. वेवलेंथ कितना है, wavelength is 5000 angstrom. 5000 angstrom is the wavelength. The refractive index of material will be. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वेलोसिटी इन दैट मीडियम विल बी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन दैट मीडियम. तो फ्रीक्वेंसी है 2 into 10 raised to 14, वेवलेंथ इज 5000, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम में है. एंगस्ट्रॉम का पहले आपको मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा, 10 raised to minus 10. Okay, and therefore velocity of light is coming to be in this medium. Velocity how much it is coming, 2 into 5000 मतलब 10,000 into 10 raised to कितना 4, that is 1 into 10 raised to 8. ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10,000 मतलब क्या होता है, 10 raised to 4. 10,000 is 10 raised to 4. So 10 raised to 4, 10 raised to 4 मतलब 10 raised to कितना आ जाएगा, 10 raised to 8 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मिल गया. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए वेलोसिटी का रेशियो लेना पड़ेगा, ca डिवाइडेड बाय cm. तो ca कितना है देखिए, 3 into 10 raised to 8 है. cm कितना है, 1 into 10 raised to 8, and therefore refractive index of this medium is coming to be 3. So therefore option will be, correct option is C. Any doubt in this case? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए उस मीडियम का वेलोसिटी हमें पता होना जरूरी है. ओके, और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उस मीडियम का फ्रीक्वेंसी दिया है, उस मीडियम का वेवलेंथ दिया है. तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नोन है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 24. नेक्स्ट नंबर इज 24. A ray of light traveling from glass to air, angle of incidence is 50 degree, angle of deviation is, rays traveling from glass to air like this. तो ऊपर ग्लास है, rays traveling like this, glass to air. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री दिया है. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले निकालना पड़ेगा. सॉरी, रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, because it is traveling from denser to the rarer medium. So this is the original direction, this will be the final direction. Ray is traveling from glass to air, that is denser to the rarer medium. तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ तो आ जाएगा, तो पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. एंड एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया तो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं. एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट I माइनस आर करना है या फिर R माइनस आई करना है, लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल करना है. ठीक है, तो R निकालने के लिए स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. μ1 sin थीटा 1 is equal to μ2 sin थीटा 2, मतलब μa sin थीटा a is equal to μg sin थीटा g. ऐसा मैं लिख सकता हूं. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1. ओके, एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो sin r is equal to ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया गया है, it is 1.5, it is given, and sin of ग्लास में एंगल कितना है, 50 है. तो यहां पे sin r is equal to
1.5 इंटू साइन 50 आ जाएगा, करेक्ट है ना? 1.5 इंटू साइन 50, 1.5 इंटू साइन 50, ओके। सो r इज इक्वल टू, r क्या हो जाएगा, साइन, दूसरी साइड को ले लिया तो साइन इनवर्स ऑफ 1.5 इंटू साइन 50, ठीक है। तो ये आ गया r। तो अभी एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, एक तो i माइनस आर करना है या फिर r माइनस आई करना है। क्या करूं मैं, बताओ? i माइनस आर करो या फिर r माइनस आई करो? क्योंकि रेयर मीडियम में एंगल हमेशा ज्यादा रहता है, एयर रेयर है ना, तो r माइनस आई करना पड़ेगा, r माइनस आई। तो r कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 1.5 इंटू साइन 50 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 50। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे है? तो -50 का सी तो ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे sin 50 डिवाइडेड बाय 1.5। डी ऑप्शन भी नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे भी sin 50 डिवाइडेड बाय 1.5। हमारे आंसर में sin 50 इंटू 1.5 आता है, तो सी डी नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 दिया गया है, 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 50 से ज्यादा आना चाहिए ना, 50 से ज्यादा आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, आंसर विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज 80 डिग्री। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां तक आपको आना है एंड उसके बाद ऑप्शन आपको देखना है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया 24। नेक्स्ट 25। यहाँ पे देखिए पीसीबी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन हमें आ जाएंगे, मतलब पीसीएम के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 25, फिर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस, देन देखिए एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली अगर सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, उसका डेविएशन कुछ नहीं होता, वो एज इट इज ट्रैवल करता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इट पासेस अनडेविएटेड, सो बी आंसर विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 26। To a fish underwater, viewing obliquely a fisherman standing on the bank of the lake, the man looks, देखिए this is the bank, river bank, suppose this is river bank, यहाँ पे water है, यहाँ पे water है, ठीक है। There is a fisherman here and here there is a fish like this, this is the fish and fish is the observer। तो ये इस फिश को ये पर्सन कैसे दिखाई देगा, मतलब एक्चुअल हाइट से शॉर्टर दिखाई देगा या फिर टॉलर दिखाई देगा, शॉर्टर या फिर टॉलर, बताइए क्या आ जाएगा, क्या लगता है आपको? ओके, यहाँ पे फिश ऑब्जर्वर है, तो फिश को ये जो फिशरमैन है विच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वो टॉलर दिखाई देगा या फिर शॉर्टर दिखाई देगा, बताइए। हमने एक बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया है, कौन सा, रेयर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा आपको ज्यादा दिखाई देता है एंड डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा आपको कम दिखाई देता है, डेंसर मीडियम का। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है फिश एंड रेयर मीडियम का डिस्टेंस, मतलब ये हाइट देख रहा है, तो ये हाइट क्या दिखेगा, शॉर्टर दिखेगा कि टॉलर दिखेगा? टॉलर मतलब ज्यादा हाइट, शॉर्टर मतलब कम हाइट, तो यहाँ पे इसका हाइट थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, आंसर विल बी टॉलर, टॉलर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में शायद गलत दिया है, शॉर्टर ऐसा दिया है ना, आपने कौन सा ऑप्शन लिखा है? टॉलर विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, क्योंकि रेयर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा आपको ज्यादा दिखाई देता है। सो वाटर के अंदर से, सपोज आप वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर से वाटर के बाहर का कोई भी डिस्टेंस देख लो, आपको वो ज्यादा ही दिखाई देगा हमेशा, ओके, मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। सो आंसर ए विल बी करेक्ट, 26 का आंसर ए आ जाएगा। आई थिंक सॉफ्टवेयर में बी दिया है व्हिच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार light is due to, twinkling effect of star light is due to
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं आता है इसका, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आ जाएगा। हाई डेंस मैटर ऑफ द स्टार, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। कांस्टेंट बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन स्टार, ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, दैट इज फ्लक्चुएटिंग अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार बीइंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टार, डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार। यहाँ पे रिपीट वर्ड हुआ है थोड़ा सा, apparent position of star being slightly different from actual position of the star. Okay, so twinkling of star क्यों दिखाई देता है? Actually basic reason इसका है change in refractive index of atmosphere. That is the basic reason. Okay, refraction due to, देखिए एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो कम ज्यादा होता रहता है। एंड देयरफॉर उसके बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर जो स्टार है, वो स्टार हमें कांस्टेंट इंटेंसिटी का नहीं दिखाई देगा, वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। ओके, एंड एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, उस स्टार का पोजीशन हमें जहां पे है वहां पे नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा सा कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। वही यहाँ पे दिया है, the same thing is given here. Okay, apparent position of star is continuously fluctuating than the actual. Actually वो स्टार वहां पे फिक्स है, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो उसका अपरेंट पोजीशन वो भी चेंज होता रहेगा, एंड देयरफॉर इट ट्विंकल्स। ओके, सो देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का बेसिक रीजन है चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूअस चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होने के कारण स्टार का पोजीशन भी हमें वो कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, एंड देयरफॉर देयर विल बी ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 28 नंबर। तो यहाँ पे 28 नंबर में वेवलेंथ ऑफ सर्टेन कलर इन द एयर इज 600 नैनोमीटर। एयर में वेवलेंथ दिया है, कितना है? 600 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ कलर इन द ग्लास? तो ये ग्लास में कितना हो जाएगा, वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों ग्लास में। ओके, तो एयर में जो वैल्यू है, ओके, उसको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, वेरी सिंपल। ठीक है ना, एयर में जो भी वैल्यू रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है, और मीडियम में जाने के बाद हमेशा वो क्या होता है, कम होता है। ओके, तो 600 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है ना, 28 नंबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है, म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम से कम हो जाएगा, एंड वेलोसिटी भी 1.5 टाइम से कम हो जाएगा। दैट इज द आंसर। या फिर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना है तो म्यू ए लैम्बडा ए इज इक्वल टू म्यू जी लैम्बडा जी करना पड़ेगा, या फिर म्यू ए सी ए इज इक्वल टू म्यू जी सी जी करना पड़ेगा। ऐसा करो, या फिर जनरली हमेशा ध्यान में रखिए, एयर का अगर वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी दिया जाता है तो उसको क्या करो, म्यू से डिवाइड करो, तो उस मीडियम का वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी आ जाता है। सो वेवलेंथ इन ग्लास विल बी 600 डिवाइडेड बाय 1.5। ग्लास में कम होता है ना, तो ये 400 आ जाएगा। एंड वेलोसिटी इन ग्लास विल बी, एयर में वेलोसिटी कितना रहता है, 3 into 10 raised to 8, उसको 1.5 से डिवाइड करता हूं तो 2 into 10 raised to 8 आ जाएगा। So answer will be 400 and 2 into 10 raised to 8. Very simple question. Okay, so once again बताता हूं, एयर का वैल्यू दिया है, मीडियम का वैल्यू निकालना है तो म्यू से डिवाइड करो, म्यू ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम से डिवाइड करो। वेरी सिंपल टेक्निक। नेक्स्ट, a point source of light is kept at a depth of h in water of refractive index 4/3. The radius of circle at the surface of water through which light emits. Once again, same problem is there like this. यहाँ पे water है, okay, यहाँ पे air है, यहाँ पे एक source रखा है which is at a depth of h, ऐसा बोला है। okay, तो हमें पता है अगर एक सोर्स को हम वाटर के अंदर रखते हैं तो एक सर्कुलर रीजन से ही हमें लाइट बाहर आती हुई दिखाई देगी। करेक्ट है ना, इस सर्कुलर रीजन से ही लाइट बाहर आती है। इस सर्कुलर रीजन के बाहर मतलब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से लाइट बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है।
तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम थर्ड टाइम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, मतलब सर्कल थ्रू विच लाइट कम्स आउट, ये निकालने के लिए क्या करना है, दो ट्राइंगल निकालने हैं, पता है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करना है, दो ट्राइंगल हमेशा निकालने हैं आपको। ओके, दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिखना है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिखना है। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल में यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है ना, उसको डेप्थ बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये डेप्थ h दिया गया है एंड ये रेडियस हमें निकालना है। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट ट्राइंगल tan IC क्या आता है, tan IC इज इक्वल टू r बाय h आता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, उसके बाद सेकंड ट्राइंगल में, ओके, सेकंड ट्राइंगल में क्या करना है, देखिए sin IC का पहले फॉर्मूला लिखना है। sin IC इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 बाय म्यू रहता है। तो sin IC कितना आ जाएगा, sin IC इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 4/3 दिया है, तो ये 3/4 हो जाएगा ना, 3/4, बिकॉज म्यू क्वेश्चन में दिया गया है 4/3, तो 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। तो sin IC 3/4 इस ट्राइंगल में लिखेंगे, sin IC इज इक्वल टू 3/4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, दो ट्राइंगल निकालने हैं, एक ट्राइंगल में r एंड h निकालना है, tan IC इज इक्वल टू r बाई h। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल निकालो एंड इस ट्राइंगल में आपको वैल्यूज लिखना है। कैसे लिखना है, उसके लिए पहले sin IC ले लो, sin IC इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, sin IC इज इक्वल टू 3/4। तो sin IC इज इक्वल टू 3/4 मतलब अपोजिट साइड 3 एंड हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा। अपोजिट साइड इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे tan IC है, तो tan IC निकालने के लिए ये साइड हमें निकालना पड़ेगा। ये साइड कितना आ जाएगा बताइए, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रहता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये साइड कितना आ जाएगा, ये साइड, ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7। ओके, तो यहाँ पे √7 आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस डायग्राम अभी tan IC हमें मिलेगा, tan IC मतलब अपोजिट साइड इज 3, एडजेसेंट साइड इज √7, तो tan IC के दो इक्वेशन मिल जाएंगे हमें। So r by h is equal to 3 by √7, okay, and therefore radius will be 3 by √7 h, 3 by √7 h। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, देखिए इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना आना चाहिए इजीली। सो रेडियस आ जाएगा 3 by √7 h, that will be the answer, answer A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, a glass slab of thickness 6 centimeter is placed over a paper. What is the shift in the latter? There is a glass slab like this. Okay, it is placed on a paper. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 एंड इसका थिकनेस दिया गया है 6 मीटर। ओके, थिकनेस कितना है, 6 मीटर। एक्चुअली आंसर सेंटीमीटर में है, तो एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज द शिफ्ट, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 6 है, एक्चुअल डिस्टेंस इज 6। ऊपर से देखने पर ये 6 नहीं दिखाई देगा, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस जो 6 सेंटीमीटर है वो उससे कम दिखाई देगा। वो कितना दिखाई देगा, सो apparent depth will be 6 divided by 1.5, 6 से कम दिखाई देता है ना डेंसर मीडियम में, सो 6 divided by 1.5 मतलब 4 सेंटीमीटर दिखाई देगा ऊपर से। तो एक्चुअली ये जो पेपर है या फिर इस पर जो राइटिंग है वो एक्चुअली कहां पे रहेंगे, 6 सेंटीमीटर पे रहेंगे, लेकिन ऊपर से देखने वाले ऑब्जर्वर को ये 4 सेंटीमीटर पर दिखाई देंगे। तो कितने अमाउंट से ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाय 2 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर। सो बी आंसर विल बी करेक्ट, 30 का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद 31 नंबर, 31, ABC are
parallel sided transparent medium of refractive index n1, n2, n3 respectively. They are arranged as shown in figure. A ray of light incident at an angle I on the surface of separation A and B, which is as shown in figure. After the refraction into medium B, it grazes the surface of separation of medium B and C. Then sin I equal to, sin I निकालना है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इंफॉर्मेशन इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है। A ray of light is incident at angle I here. Okay, so this is medium A, this is medium B, this is medium C. ये जो रे है अंदर जाता है एंड उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है रे फाइनली गोज along the BC interface. Okay, so this is given in the diagram. ऐसा ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई का वैल्यू निकालना है हमें। साइन आई का वैल्यू कितना रहेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए देखिए इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो क्या करना है, नंबर ऑफ पैरेलल मीडियम अगर है, नंबर ऑफ पैरेलल स्लैब है या फिर मीडियम है, तो यहाँ पे क्या करना है, μ1 sin θ1 is equal to μ2 sin θ2। दैट इज वेरी सिंपल। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, μ1 sin θ1 is equal to μ2 sin θ2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कौन से मीडियम का एंगल दिया गया है, n1 मीडियम का I एंगल दिया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड साइन ऑफ n1 मीडियम में एंगल कितना है, n1 मीडियम में एंगल I है। और दूसरे कौन से मीडियम का एंगल हमें पता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है ना, अलोंग द सरफेस रे ट्रेवल करता है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, मतलब इस मीडियम का एंगल हमें पता है 90, एंड इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n3 है, इज इक्वल टू n3 sin 90 हो गया। तो sin 90 का वैल्यू 1 आता है, सो sin I इज इक्वल टू आ जाएगा n3 डिवाइडेड बाय n1। दैट इज द आंसर, n3 डिवाइडेड बाय n1। समझ में आ रहा है? ओके, एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है क्या, बोलिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। देखिए नंबर ऑफ अगर पैरेलल स्लैब ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, n2, n3, n4, n5 ऐसा दिया गया है, एंड इफ अ रे इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, अंदर जाता है, ऐसा जाता है, फिर यहाँ से बेंड होता है, ऐसा जाता है, फिर यहाँ से बेंड होता है, ठीक है। अगर यहाँ का एंगल आपको दिया है 30 डिग्री एंड सपोज यहाँ का एंगल निकालने के लिए बोला, यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा। एक मीडियम का, किसी भी एक मीडियम का एंगल दिया है एंड दूसरे मीडियम का एंगल निकालने के लिए बोला है, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है क्या, ये 30 डिग्री के बाद यहाँ का एंगल निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का एंगल निकालते हैं, यहाँ से यहाँ का, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, सभी लेयर्स यहाँ पे एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, दैट इज द कंडीशन, तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री एंगल है तो n1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू यहाँ का थीटा एंगल निकालना है, तो n4 इंटू साइन थीटा हो गया, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मीडियम पैरेलल है, एक मीडियम का एंगल दिया है एंड उसके बाद 5th 10th 7th मीडियम का एंगल निकालना है, तो डायरेक्टली μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। 31 हो गया, नेक्स्ट इज 32। 32 wavelength of a given light wave in air and in a medium are 6000 and 4000। wavelength एयर में दिया है 6000, मीडियम में दिया है
4000, देन कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, ऐसा क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, साइन आईसी का फार्मूला यूज करते हैं, साइन आईसी। अभी साइन आईसी के लिए मैं क्या लिखूं बताओ, यहाँ पे 6000 बाय 4000 लिखूं या फिर 4000 बाय 6000 लिखूं, बताओ। क्रिटिकल एंगल निकालना बहुत इजी है। दो मीडियम का इधर वेलोसिटी दिया जाएगा, या फिर दो मीडियम का वेवलेंथ दिया जाएगा, या फिर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा। मतलब दो मीडियम का दो इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन आईसी इज इक्वल टू वन वैल्यू डिवाइडेड बाय अनदर वैल्यू। ये हमेशा लॉजिक ध्यान में रखिए, वन वैल्यू डिवाइडेड बाय अनदर वैल्यू। अभी उसमें क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। साइन आईसी, साइन का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन 1। तो 6000 बाय 4000 नहीं लिख सकते, 4000 बाय 6000 ही लिखना पड़ेगा ना। ये लॉजिक यूज करो ना, ये बहुत सिंपल है। 4000 बाय 6000, तो आंसर 2/3। सो आईसी का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 2/3 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। साइन आईसी इज इक्वल टू लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर लेस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मोर वेलोसिटी डिवाइडेड, और लेस वेवलेंथ डिवाइडेड बाय मोर वेवलेंथ। ये फॉर्मूला हमेशा आप ध्यान रखिए, क्रिटिकल एंगल आपका कभी भी गलत नहीं आ जाएगा। जस्ट मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे साइन का वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता। देन मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी। हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखा है ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस टी है। दिस इज द ग्लास स्लैब, इसका थिकनेस टी है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए एक रे ऐसा इंसिडेंट हो गया, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता, करेक्ट है ना। अभी यहाँ पे बीच में ग्लास स्लैब आ गया, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड देन इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये ओरिजिनल पाथ था, ये अभी फाइनल पाथ हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, अभी देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है, टीआईआर का। देखिए वंस अगेन दिस इज अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज अ रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू द एयर, ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रहा है, दिस इज द रे। ये कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, ग्लास टू द एयर, या जस्ट अ मिनट, हाँ। तो यहाँ पे टीआईआर हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल है, तो रे ऐसा ट्रेवल करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल है, ये रे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल है, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होता है, तो रे क्या होता है, अलोंग द सरफेस ट्रैवल करता है। ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। अगर यहाँ पे आईसी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, दिस टू आर ऑलवेज इक्वल एंगल, अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे भी आईसी हो जाएगा। यहाँ पे आईसी है, तो आने वाला रे, इंसिडेंट रे ऐसा आना चाहिए अलोंग द सरफेस, ओके। सो रेयर मीडियम का जो रे है ना, अलोंग द सरफेस आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल को बेंड हो जाएगा, उसके बाद वंस अगेन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल ट्रेवल अलोंग द सेकंड सरफेस, ओके। तो यहाँ पे दिस इज द ओरिजिनल पाथ एंड दिस इज द फाइनल पाथ। तो कितने अमाउंट से ये शिफ्ट हो जाएगा, जितना थिकनेस है उतना ही शिफ्ट आ जाएगा, एंड देयरफॉर lateral shift will be equal to thickness of the glass slab. Any doubt in this case? समझ में आया क्या, देखिए। तो ये क्वेश्चन, मतलब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, किसी भी ग्लास स्लैब में मैक्सिमम शिफ्ट कितना आ सकता है, मैक्सिमम शिफ्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू थिकनेस ऑफ दैट ग्लास स्लैब, उससे ज्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता। एंड जब मैक्सिमम शिफ्ट होता है ना, तो क्या होता है, इंसिडेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सरफेस, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल में वो अंदर आ जाएगा। सो वंस अगेन एट दिस पॉइंट
क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो जाएगा एंड इट विल ट्रेवल अलोंग द सरफेस. So this is the original direction, this is the final direction, this much amount will be shift, that will be equal to t. Okay, any doubt in this case? कुछ doubt है क्या बोलिए? 34. Okay, तो इसीलिए देखिए, इसीलिए टेस्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किसी भी टेस्ट को मत मिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को रीड, ठीक से रीड कीजिए. उसका आंसर पहले अटेम्प्ट में नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो उस पेपर को बाद में हम कभी भी नहीं देखते. आपका प्रैक्टिस ऐसा रहना चाहिए, जो क्वेश्चन आते हैं उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए उसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है. क्योंकि देखिए हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होता है, उसमें मिनिमम 25 या फिर मैक्सिमम 45 क्वेश्चन तो रहते हैं. तो हर हफ्ते 45 मतलब 45 45 45 इस तरह से नंबर ऑफ टेस्ट हो जाते हैं और टेस्ट में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं. तो इसके लिए लेकिन क्या करना है, आउट ऑफ 45 सपोज आप 10 भी सॉल्व कर पाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 10 भी सॉल्व कर पाए, इनिशियल मार्क कम पड़े तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 10 सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग जो 35 है वो कैसे सॉल्व करना है, यही आपका चैलेंज है. मतलब 35 क्वेश्चन किस तरह से मैं क्यों सॉल्व नहीं कर पाया, उसके सॉल्यूशन किस तरह से है, ये आपको देखना पड़ेगा. ये लूप जो है ना वो क्लोज करना पड़ेगा. टेस्ट के बाद उस पेपर को फेंकना नहीं है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, टेस्ट होने के बाद जो भी आपके पास पेपर रहेगा, जिस उसमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको आपको आइदर बुक में देख के या फिर आपके जो टीचर्स है उनसे क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं इसका प्रिपरेशन करना चाहिए. और ऐसा किया ना, ओनली टेस्ट के क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन किया तो भी आपका फिजिक्स का बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाता है. इसलिए टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पेपर डिस्कशन को बहुत इंपॉर्टेंस है. ओके, तो इसके आगे यही प्रैक्टिस आपको फॉलो करना है. टेस्ट हर हालत में देना ही देना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसमें बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आपका स्टेप क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए वो आइदर बुक में देख के या फिर आपके टीचर से सॉल्व करके लेने चाहिए एंड उसका प्रैक्टिस करना चाहिए. ठीक है, ये प्रैक्टिस हमेशा ध्यान में रखिए तो आपका फिजिक्स ठीक हो जाएगा. टेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट. टेस्ट में भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से, नए कंसेप्ट समझ में आते हैं. नेक्स्ट नंबर 34, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया गया है. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई निकालना है. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल स्नेल्स लॉ यूज करते हैं. म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. तो यहाँ पे क्या करूंगा अभी, म्यू इज इक्वल टू साइन आई विल बी केप्ट एज इट इज एंड आर विल बी रिप्लेस. क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है मतलब आई को एज इट इज रखना पड़ेगा. यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2r नहीं लिख सकते. आई इज इक्वल टू 2r लिखा तो यहाँ पे 2r आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू आपको आंसर में आ जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पूछा नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर पूछते तो यहाँ पे r रखते, यहाँ पे भी r रखते. एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है इसलिए क्या करेंगे, i को क्वेश्चन में रखेंगे. तो साइन i डिवाइडेड बाय r मतलब कितना आ जाएगा, i/2. तो ये सॉल्व करना है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे साइन i है एंड साइन i/2 है. तो यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट ये कैंसलेशन नहीं कर सकते. तो साइन i का एक्सपांशन करना पड़ेगा, 2 टाइम्स साइन i/2 cos i/2. ओके, डिवाइडेड बाय साइन i/2. तो अभी क्या होता है, साइन i/2 साइन i/2 गेट कैंसल.
and therefore mu is equal to 2 cos I by 2. तो 2 इधर जाएगा, mu by 2 is equal to cos I by 2. अभी ये 2 एंड ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये cos के अंदर है, cos के अंदर, cos के बाहर नहीं है। तो cos इनवर्स लेता हूं, ओके। सो cos इनवर्स ऑफ दोनों साइड का cos इनवर्स, cos इनवर्स ऑफ mu by 2 is equal to I by 2 आ जाएगा, and therefore angle of incidence will be 2 times cos inverse of mu by 2. तो once again यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट नहीं होता है, वो कैंसिल उसको हम नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा 34। नेक्स्ट इज 35। नेक्स्ट इज 35। Index of refraction of diamond is 2. The velocity of light in diamond. So velocity of light in diamond निकालना है तो velocity of light in air divided by refractive index of the diamond. So 3 into 10 raised to 8 divided by refractive index of diamond कितना दिया है? 2 दिया गया है। 1.5 into 10 raised to 8 will be the answer. Very simple question. Next. Next question is 38, 36. 36. A piece of plane of glass is placed over the word with letters of different color. The letter which appears minimum raised, letter which appears least raised. ये हमने डिस्कस किया है, ओके। A piece of glass, यहाँ पे one piece of glass is placed over different colors. यहाँ पे different colors है, with pure. तो लीस्ट रेज्ड कलर, मिनिमम रेज्ड मतलब लीस्ट रेज्ड कलर कौन सा रहता है? दैट इज रेड कलर रहता है, ओके। ये ऑलरेडी थ्योरी में हमने डिस्कस किया। लीस्ट रेज्ड कलर इज रेड। मोस्ट रेज्ड कलर कौन सा रहता है? वायलेट। 37. A sitting sun appears to be at altitude higher than it is really is the because of sitting sun मतलब सनसेट। सनसेट के टाइम पर हमें सन जो है वो एक्चुअल अल्टीट्यूड से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो थोड़ा एक्चुअली नीचे रहता है लेकिन वो हमें ऊपर दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसका आंसर सी आ जाएगा। सी विल बी द आंसर। 37 का आंसर सी आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, डिस्पर्शन, ओके। इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वो मार्क्स आपका बढ़ाना है उसका। 38. A boat has green light of wavelength lambda 500 nanometer on the mast. What wavelength would be measured and what color would be observed for this light as seen by a diver submerged in water by the side of the boat? Okay, side of the boat. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, here there is a boat like this which is on the surface of water and here there is a diver, ठीक है। यहाँ पे this is called as mast मतलब surface of boat and यहाँ पे जो बल्ब है या फिर लाइट है उसका कलर क्या है? ग्रीन कलर का लाइट है, ग्रीन लाइट एंड वेवलेंथ इतना है। तो इस डाइवर को ये वेवलेंथ कितना दिखेगा एंड कलर कौन सा दिखेगा बताइए। देखिए मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ कम होती है ना,
मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ कम होती है, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा विल बी लेस देन 500। तो लेस देन 500 कितनी हो जाएगी, लेस देन 500 मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ लेस देन 500 ऑप्शन ए और डी में है, क्योंकि एयर में वेवलेंथ कितनी है, 500 है, करेक्ट है ना। बोट एयर में रहेगी ना, बोट का ऊपर का सरफेस एयर में रहेगा, वहां पे लाइट है, उस लाइट का वेवलेंथ 500 है। वाटर में इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वाटर में इसका डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होता है, तो 500 से कम, यहाँ पे दो ऑप्शन है 376 नैनोमीटर 376 नैनोमीटर, तो यहाँ पे आंसर ए या फिर डी आ जाएगा। अभी मुझे बताइए, ये जो लाइट है एयर में ग्रीन कलर का है, तो वाटर के अंदर कौन से कलर दिखाई देगा, वाटर के अंदर, ये मैंने आपको बताया कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो कलर चेंज नहीं होता है, कलर रिमेन्स एज इट इज, तो ग्रीन ही दिखाई देगा। सो आंसर आ जाएगा ग्रीन ऑफ वेवलेंथ 376, ओके, ग्रीन ऑफ वेवलेंथ 376, सो आंसर विल बी ए आंसर, ओके, समझ में आ रहा है ना, ग्रीन ऑफ 376, कलर चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ ओनली चेंजेस बिकॉज कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है, तो कलर भी उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। शायद इसका भी सॉफ्टवेयर में एक गलत आंसर दिया गया है ना, करेक्ट है ना, तो इसका भी मार्क आपको बढ़ाना है, टेस्ट में इसका रॉन्ग ऑप्शन शायद डी दिया गया है, तो ग्रीन ऑफ वेवलेंथ 376 आ जाएगा। उसके बाद 39 नंबर 39, why is the refractive index in a transparent medium is greater than 1, okay, greater than 1, so एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of a medium with respect to air is equal to velocity of light in air divided by velocity of light in medium, so according to definition this is the formula। तो यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 क्यों आता है, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी हमेशा वैक्यूम में ज्यादा रहता है और मीडियम में कम रहता है, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1, सो इसका आंसर आ जाएगा बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। एयर में स्पीड सबसे, वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होता है, मीडियम में कम होता है, तो ये रेशियो हमेशा मोर देन 1 आ जाएगा, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इसका आंसर है, इसका आंसर बी आंसर है 39 का बी। नेक्स्ट नंबर 40, a beam of light is composed of red and green rays incident obliquely at a point on the face of a rectangular glass slab. When coming out on the opposite parallel face, the red and green rays emerges from, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, यहां पे एक बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट which is incident on a glass slab, इसमें दो कलर है, ग्रीन एंड रेड, इसमें दो ही लाइट है, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट होते वक्त एक ही पाथ पर है, तो बाहर निकलते वक्त कैसे निकलेंगे, बाहर निकलते वक्त, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होते वक्त अभी क्या होता है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने के कारण बेंडिंग डिफरेंट हो जाएगा ना, किसका बेंडिंग ज्यादा हो जाएगा बताइए, किसका बेंडिंग हमेशा कम रहता है, किसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का बेंडिंग ज्यादा होता है, वॉयलेट या फिर वॉयलेट साइड के जो कलर है उसका बेंडिंग ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा एंड यहाँ पे रेड आ जाएगा, ऐसा बेंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेड एंड दिस इज द ग्रीन, एंड बाहर निकलते वक्त फाइनली इसी पाथ को पैरेलल वो निकलेंगे ना, ऐसे ऐसे निकलेंगे, सो दिस इज द ग्रीन, दिस इज द रेड फाइनली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, द ग्रीन कलर लाइट एंड रेड कलर लाइट इंसिडेंट होते वक्त एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, लेकिन बाहर निकलते वक्त दो डिफरेंट पॉइंट से एक दूसरे को पैरेलल बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को पैरेलल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट प्रोपोगेटिंग
in two different parallel directions. So answer will be B answer. B आंसर आ जाएगा इसका. Okay, 2 points propagating in two different parallel direction. ग्रीन एंड रेड 2 पॉइंट से बाहर आ जाएंगे एंड दोनों एक दूसरे को पैरेलल आ जाएंगे. क्योंकि ग्लास स्लैब में क्या होता है, ओनली लैटरल शिफ्ट होता है. लैटरल शिफ्ट, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ बोथ द रेज. तो ओरिजिनल पाथ को फाइनल पाथ हमेशा पैरेलल ही रहता है. तो यहाँ पे रेड का लैटरल शिफ्ट कम हो जाएगा एंड ग्रीन का लैटरल शिफ्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, मतलब दोनों में से ज्यादा हो जाएगा. ओके, लैटरल शिफ्ट ऑफ रेड, लैटरल शिफ्ट ऑफ द ग्रीन. ओके, ये हो गया 40 नंबर. नेक्स्ट 41 नंबर. While light is incident on interface of glass and air as shown in figure, the green light is just totally internally reflected, then emerging rays in the air. ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है. यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है एंड यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया गया है. दिस इज व्हाइट लाइट. ओके, एंड यहाँ पे ग्रीन लाइट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस दिया है, ग्रीन लाइट. तो हमने ये डिस्कस किया है किसका टीआर होगा किसका नहीं होगा, ये हमने दिखा है ना. ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे टीआर हो जाएगा किसका, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू का, सीआईपी का. वायलेट, इंडिगो, ब्लू एक ही पाथ में रहेंगे एंड बाकी के ग्रीन के अदर साइड वाली जो रेज है वो यहाँ पे उनका रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में जाएंगे, लेकिन उनका पाथ डिफरेंट होगा इस तरह से. ठीक, VIBGYOR. So this will be the path. Okay, ठीक है ना. तो आंसर क्या आ जाएगा, येलो, ऑरेंज, रेड. क्वेश्चन में क्या पूछा है, एयर में कौन से रेड जाएंगे, तो यहाँ पे येलो, ऑरेंज एंड रेड. येलो, ऑरेंज एंड रेड, रॉय, YOR. ओके, 42. Two immiscible liquid of refractory indices 1.5 and 4/3 are filled in a glass jar, each of length 6 centimeter. A light source S is at the bottom of the jar. The apparent depth of the light source is. ये भी apparent depth का क्वेश्चन है. अभी देखिए, ये भी 6 है एंड ये भी 6 है. ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स रखा है या फिर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3. तो ऊपर से देखने पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, तो ये एक्चुअली 6 है ये, लेकिन 6 नहीं दिखाई देगा, 6 से कम दिखाई देगा. तो ये 6 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब ये 4 सेंटीमीटर दिखाई देगा ये थिकनेस. एंड ये थिकनेस 6 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब 6 इंटू 3/4 मतलब कितना होगा ये, 6 इंटू 3/4 दैट इज 4.5. करेक्ट है ना. तो ये 4 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर. तो ऊपर से देखने पर अपरेंट डेप्थ कितना दिखाई देगा ये हमें, 4 + 4.5 दैट इज 8.5. सो आंसर विल बी डी. आंसर इज डी. 6 सेंटीमीटर एंड 6 ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, ग्लास जार ईच ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ईच ऑफ लेंथ 6 दिया है. 0.6 डायग्राम में नहीं देखना है, डायग्राम में वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके, ये 6 लिया और ये 0.6 लिया तो कोई भी आंसर नहीं आता है. फिर ये 6 का 4 हो जाएगा, ये 0.6 अगर है तो ये 0.45 आ जाएगा. तो 4 + 0.45 तो 4.45 आंसर है क्या इसमें, नहीं है. 4.45 तो आंसर नहीं है इसमें. तो यहाँ पे 6 का 4.5 हो जाएगा, ये 6 का 4 हो जाएगा. 4 + 4.5 मतलब 8.5. डी आंसर विल बी देयर.
हाँ, इंटीजर टाइप में वो आपको लिखना है कितना है वो। ओके, 8.5 will be the answer. Next, 43. 43. Refractive index of water and glycerin are 1.33 and 1.47. वाटर का कितना दिया है 1.33 एंड ग्लिसरीन का दिया है 1.47 respectively. 1.33, 1.47. What is the critical angle for the light going from latter to the former? क्रिटिकल एंगल निकालना है ये। तो यहाँ पे वंस अगेन सेम लॉजिक यूज करना है। साइन आई सी इज इक्वल टू क्या करना है बताइए, लेस कोई भी वैल्यू देने दो, दो वैल्यू, कम वैल्यू लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू, वही करना है। ओके, इससे पे वो आंसर अगर 12.5 दिया है ना तो वो रॉन्ग आंसर है। 8 मतलब ये कितना आना चाहिए 8.5। जिन्होंने 8.5 निकाला है वो उसके मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, सो ये 1.33 डिवाइडेड बाय 1.47 साइन एक्स। ओके, तो ये कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा। ये हम बाय यूजिंग लॉग टेबल ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर। सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1.33 डिवाइडेड बाय 1.47, तो ये 64.79 आता है। 64.79 आईसी का वैल्यू 64.79 डिग्री में आता है। तो 64, 40, 64 एंड 48, 64 डिग्री 48 मिनट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 44. A beam of light is traveling from region 2 to region 3. See the figure. The refractive index of 1 to 3 are n0, n0 by root 2, n0 by 2 respectively. The angle of incidence theta for which the beam just misses entering region 3. इस तरह से डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, इसका n0 by root 2 है एंड इसका n0 by 2 है। एंड रे ऑफ लाइट हैज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इन रीजन 1। सॉरी, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। ओके, तो यहाँ पे एंगल थीटा है एंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इट डज नॉट एंटर इन मीडियम रीजन 3। रीजन 3 में एंटर नहीं होता है, मतलब यहां से ऐसे जाएगा एंड यहां से ऐसा ट्रेवल करना चाहिए, अलोंग द सरफेस जाना चाहिए। ओके, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इट डज नॉट एंटर इन रीजन 3 और इट मिसेस द एंट्री रीजन 3। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसे नंबर ऑफ पैरेलल लेयर्स है तो क्या करना है, मैंने आपको बताया है पहले, μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2 करना है। μ1 sin थीटा 1 स्नेल्स लॉ, μ2 sin थीटा 2। देखिए, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0, मीडियम 1 में एंगल है sin थीटा। उसके बाद यहां पे मीडियम 3 में एंगल 90 डिग्री होता है। मीडियम 3 में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 by 2 है, sin 90 है। ओके, तो यहां पे अभी क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है, थीटा। तो n0 दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, sin 90 इज इक्वल टू 1, सो sin थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 आ जाएगा एंड एंगल थीटा विल बी 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 1 by 2 रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज 44 एंड लास्ट नंबर 45। लास्ट नंबर इज 45।
critical angle of a medium with respect to air, critical angle दिया है 45 डिग्री. The refractive index of that medium will be, तो refractive index निकालना है, तो sin IC is equal to 1 by mu रहता है ना, 1 by mu sin 45, IC की जगह 45 लिखता हूँ, sin 45 मतलब 1 by root 2, so 1 by root 2 is equal to 1 by mu, तो mu is equal to कितना आ जाएगा, root 2, root 2 का वैल्यू रहता है 1.414, so that is the answer, 1.414. Okay. So this is the complete paper discussion. Yesterday's complete paper discussion इस तरह से है. तो refractive index 1.414 लिखना पड़ेगा. Okay. So this is all for today's lecture of the physics. Okay. Next lecture में हम refraction from the curved surface वो देखेंगे. up to this हमने refraction from plane surface देखा था. उसके आगे है refraction from the curved surface. Okay. So this is all for today's lecture of the physics. I will send you the notes of measurement. ठीक है.